हेलो स्टूडेंट, ये विज्ञान का पेपर था कल हमारा, जिसका फुल सॉल्यूशन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो आप फटाफट से क्वेश्चन आंसर मिला लीजिए। फुल आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 23 तक का आंसर सारे मिल जाएंगे इसमें। तो आप एक बार वीडियो को ज़रूर देखें। तो क्वेश्चन नंबर जो पहला था हमारा, क्वेश्चन नंबर के पहला का सही विकल्प था हमारा, दो अस्थियाँ आपस में जुड़ी होती है। तो इसका थोड़ा रॉन्ग आंसर हो गया था कल। तो इसका सही आंसर अब क्या करेंगे हम? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा स्नायु से। स्नायु से हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर है जो कि हम। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? स्नायु हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप देख सकते हैं कि दो अस्थियों से आपस में जुड़ी होती हैं, तो किसके से नहीं जुड़ती होती है? स्नायु से जुड़ी होती है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आप बिल्कुल ही सही कर लीजिए, कल थोड़ा गलत हो गया था, बस एक ही में डाउट था अपने को। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, है ना, को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन था हमारा, ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए। तो ऊर्ध्वपातन को परिभाषित करेंगे तो ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कैसे करेंगे? द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे बेटा? ऊर्ध्वपातन कहेंगे। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था, हम परिभाषित कर दिए इसको। अब इसी के अथवा में दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वो देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो आप रिपीट वही हो गया, तो ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन था हमारा, संपीड़ितता किसे कहते हैं, है ना। तो संपीड़ितता किसे कहते हैं? कि दाब लगाने पर किसी पदार्थ के आयतन में कमी आ जाए, है ना, उसे क्या कहेंगे अपन? संपीड़ितता कहेंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अगला आंसर को चलते हैं हम। अगला आंसर क्या है हमारा कि तत्व और यौगिक में कोई दो अंतर लिखिए। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, यौगिक तत्व में क्या अंतर है? तो तत्व और यौगिक दोनों ही रासायनिक पदार्थ होते हैं, पहला तो ये हो गया। दूसरा, तत्व में एक ही प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, जबकि यौगिक दो या दो से ज़्यादा पदार्थों का बना होता है। यानी तत्वों के विखंडन में आपको सिर्फ एक ही तरह के परमाणु मिलेंगे, जबकि यौगिक में आपको विखंडन के बाद आपको दो या दो से अधिक परमाणु मिलेंगे। तो ये इसका आंसर हो गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। कोलाइडी विलयन के दो गुण लिखना था हमें। तो कोलाइडी विलयन के गुण आपके सामने हैं कि कोलाइडी विलयन को शांत छोड़ देने पर इसके कण तल पर नहीं बैठते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं। कोलाइड कणों को छानन विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, परंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रित तकनीक द्वारा इसे पृथक किया जाता है। तो ये इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, परमाणु को परिभाषित करना था। तो परमाणु शब्द का मूल अर्थ है वहाँ कण जिसे छोटे कणों में न विभाजित किया जा सके, उसे क्या कहेंगे हम? परमाणु कहेंगे। ठीक है, तो लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोग से पता चलता है कि परमाणु विभिन्न अपारमाणविक कणों से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एवं एक परमाणु के संगठन कण सभी 3 फर्मिऑन है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अणु से आप क्या समझते हैं? तो अणु पदार्थ का वहाँ कण है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, लेकिन रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। रसायन विज्ञान में अणु दो या दो से अधिक एक ही प्रकार के अलग अलग प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। तो परमाणु मजबूत रासायनिक बंधन के कारण आपस में जुड़े होते हैं और अणु का निर्माण करते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एल्यूमिनियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो जो एल्यूमिनियम परमाणु है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो एल्यूमिनियम जो परमाणु है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा ये वाला। तो आप मिला लीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे, रदरफोर्ड के परमाणु की कमियां निकालना था। तो रदरफोर्ड के परमाणु वाली कमियां, तो ये क्वेश्चन देख लीजिए। ये थोड़ा टफ लगे आपको तो इसके नीचे एक और आंसर दिया हुआ है मैंने, वो देख लीजिए कि रदरफोर्ड के परमाणु की मॉडल 2 कमियां लिखना था। कमियां, पहली कमी होगी रदरफोर्ड का मॉडल परमाणु की स्थिरता की व्याख्या नहीं कर सकता है और यहाँ नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों के वितरण या उनकी जीव व्याख्या नहीं कर सकता है। ये आप देख सकते हैं, जो भी लैंग्वेज समझ में आती है आपको। अगला आता है कोशिका के लाइसोम क्या कार्य करते हैं। तो लाइसोम 2 कार्य लिखना था अपने को। कोशिका में उत्सर्जन की सुविधा, कोशिका में झिल्ली का संश्लेषण, कोशिका और अंतर के सामग्री को पचाना, खुरदरी और द्रव्य जालिका को व्यवस्थित करना, ये था इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा,
माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिल्लीघर क्यों कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम होते हैं जो भोजन पदार्थों का आक्षेपण करके ऊर्जा निर्माण करते हैं, जो एटीपी के रूप में एकत्र होती हैं। यहाँ ऊर्जा बहुत सी जैविक प्रक्रियाओं में काम आती है, अतः माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा संयंत्र बिल्लीघर कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप मिला लीजिए अच्छे से। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तक को परिभाषित करना था। तो उत्तक शरीर विज्ञान में बहुत कोशिकीय जीवों में संगठन में एक स्तर है। इसमें संरचनात्मक कार्यात्मक रूप से समान कोशिकाओं को उनकी अंतर कोशिकीय सामग्री का समूह होता है, और परिभाषा के अनुसार एक कोशिकाओं में जीवों में उत्तक अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है, आपको न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाना था। न्यूरॉन का नामांकित चित्र आप देख सकते हैं, ये न्यूरॉन का नामांकित चित्र है, बिल्कुल आसानी से आप देख सकते हैं न्यूरॉन का केंद्र। तो ये इसका केंद्र हो गया, ये इसका केंद्र हो गया, ये इसकी धुमिका हो गई, ये इस तंत्रिका कक्ष हो गया, तंत्रिका का अंतिम जो होता है वो हो गया अंतिम शिरा। ठीक है, तो ये आप बढ़िया अच्छे से देख सकते हैं कहाँ किसका क्या नाम लिखा हुआ है, कोष्ठ केंद्र के, धुमिका है, तंत्रिका है। ठीक है, तो ये अच्छे से आप थोड़ा देख सकते हैं, है ना, पास करके देख सकते हैं थोड़ा। ये आपका न्यूरॉन की संरचना का चित्र है। ठीक है, अब अगली ओर चलते हैं, अब अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक समान गति किसे कहते हैं, है ना। तो एक समान गति क्या है? ये ऐसी गति जिसमें एक वस्तु समय के समयांतराल में समान दूरी तय करती है, एक समान गति कहलाती है। जबकि वहाँ गति जिसमें एक वस्तु के समान अंतराल में समान दूरी नहीं करती है, दूरी तय नहीं करती है, तो ये असमान गति कहलाती है ना। इसमें दो परिभाषा है, तो आप दो परिभाषा को नोट कर लेना। एक तो समान गति के लिए हो गई और एक असमान गति के लिए हो गई। असमान गति के लिए कौन सी कर सकते हैं हम? असमान गति के लिए हो जाएगी असमान गति के लिए, और ये आएगी समान गति के लिए। तो ये दोनों परिभाषा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, औसत चाल को परिभाषित कीजिए। तो किसी भी वस्तु की औसत गति उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी की कुल दूरी तय करने में बीते हुए कुल समय से विभाजित करने पर होता है। तो ये आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, जड़त्व को परिभाषित कीजिए। तो जड़त्व को परिभाषित करने का क्वेश्चन ये है, जड़त्व इनर्शिया नियम कहा जाता है ना, जड़त्व को क्या जाता है? इनर्शिया कहा जाता है। तो गति अवस्था में परिवर्तन मतलब उसकी चाल में परिवर्तन, उसकी गति दिशा में परिवर्तन, या चाल दिशा में, दोनों में परिवर्तन। तो ये आपका हो गया जड़त्व को परिभाषित करने का नियम। अब न्यूटन का तीसरा नियम आता है आपका, उसका उदाहरण देकर समझाना है। तो क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर विपरीत दिशा में होती है ना, तो उसे हम जड़त्व का तृतीय नियम कहते हैं। पृथ्वी पर पड़ी गेंद जिसे हम बल के द्वारा दबाते हैं पृथ्वी को, है ना, पृथ्वी उसे उतने ही बल के द्वारा ऊपर की ओर उछालती है। पानी में तैरते मनुष्य पानी को पीछे की ओर धकेलता है और आगे की ओर बढ़ता है ना। ये मान सकते हैं हम, बंदूक की गोली चलाते हैं हम, तो बंदूक गोली आगे जाती है लेकिन झटका लगता है पीछे की ओर लगता है ना। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गति का तृतीय नियम देख सकते हैं हम, गति का तृतीय नियम। तो ये आप एक बार बिल्कुल देख लीजिए, थोड़ा शॉर्टकट है। प्रत्येक क्रिया हमारी प्रतिक्रिया होती है। जैसे जमीन पर बल लगाते हैं, बल हमें आगे बढ़ाता है, हम जब चलते हैं तो बंदूक से चलने वाली गोली, है ना, जो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम लिखिए। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या हो जाएगा हमारा? ये आप देख सकते हैं, वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम के अनुसार दुनिया का हर पिंड दूसरे पिंड को पूरी शक्ति की ओर अपने ओर खींचता है, पूरी शक्ति से अपनी ओर खींचता है। यह बल दोनों वस्तुओं के भार के गुणनफलों के समानुपाती होता है, और उसके बीच की दूरी के वर्ग के वृत्त का अनुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, द्रव्यमान और भार में अंतर लिखना था। तो आप ये अंतर देख सकते हैं आसानी से। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक जूल की परिभाषा लिखिए। तो एक जूल क्या होता है बेटा? तो एक जूल की परिभाषा आपके सामने दी होगी, 1 सेकंड के लिए 1 वाट बिजली बनाने या 1 न्यूटन बल के साथ किसी पिन को 1 मीटर हिलाने में जो काम करते हैं, काम के बराबर होता है, उसे क्या कहेंगे हम? एक जूल कार्य कहेंगे। अगला है हमारा, 1 वाट शक्ति क्या कहेंगे? जब कोई कार्य करता है या कोई व्यक्ति काम करता है 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है, कोई व्यक्ति 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है, तो उसकी शक्ति का 1 वाट की शक्ति कहलाती है ना। अगला है अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य तरंगें में क्या अंतर है? एक अनुप्रस्थ तरंगी तरंगों का विस्थापन तरंगी की दिशा के समांतर होता है, इसके विपरीत अनुप्रस्थ तरंगों में विस्थापन उसकी लंबवत होता है। तो ये आप देख सकते हैं। अगला है हमारा, अनुरणन किसे कहते हैं, किस काम किया जाता है? तो ध्वनि के बार बार दीवार से टकराकर बार बार परावर्तन के कारण ध्वनि निबंध होता है, इससे अनुरण कहते हैं। अनुकरण कम करने के लिए
सभा भवन की छतों पर, दीवारों पर ध्वनि आवश्यक पदार्थों जैसे संपीड़ित फाइबर, कोड, खुदरा या पर्दे लगा देते हैं, है ना। तो ये उसको कम करने के फायदे होंगे। अब यहाँ पे मिश्रित खेती आ गई, तो मिश्रित खेती क्या करते हैं, तो आप देख सकते हैं पशुपालन के साथ साथ, मतलब फसल के साथ साथ हम पशुपालन कर सकते हैं, तो इसे मिश्रित खेती कहते हैं ना। जब एक बार अधिक फसल एक जगह पर उगाई जाती है तो उसमें मिश्रित कहते हैं। तो आप देख सकते हैं क्या क्या है। अगला है फसल चक्र से आप क्या समझते हैं। फसल चक्र से क्या समझते हैं, तो फसल चक्र बढ़ते मौसम के क्रम में एक ही क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की फसलों को एक श्रृंखला उगाने की प्रथा है। यह अभ्यास पोषक तत्वों, कीटों, खरपतवार के दबाव के एक सेट को फसलों पर निर्भर करता है। तो आप देख सकते हैं। अगला हृदय पेशी का चित्र बनाकर आप लक्षण लिखिए। हृदय पेशी का चित्र आपके सामने, इसमें लक्षण दिया था, लक्षण और ये हो ही गया है। चलो ठीक है। अब 18वां क्वेश्चन हमारा छूट रहा था, तो 18वें क्वेश्चन में क्या आ जाएगा बेटा, 18वां क्वेश्चन में जाएगा रासायनिक सूत्र लिखिए, है ना। तो Na2O जाएगा सोडियम ऑक्साइड का, एल्यूमिनियम क्लोराइड का जाएगा AlCl3 आ जाएगा, और कैल्शियम कार्बोनेट का आ जाएगा CaCO3, है ना। तो ये आ जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में 19 की बात करते हैं हम। तो 19 क्वेश्चन में हृदय पेशी की बात कर रहे थे हम। हृदय पेशी का नामांकित चित्र आपके सामने है, ये पूरा देख लीजिए आप अच्छे से जो भी है। अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम। उसके कार्य भी लिखना था हृदय पेशी का, तो हृदय पेशी का कार्य भी नीचे आपको दिया हुआ है, ये नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा रेखिक पेशी और पेशी में अंतर लिखना था हमें। तो ये आपको रेखिक पेशी में अंतर है। इसकी कोशिका बेलनाकार तथा असंरचित होती हैं, इस हल्की गहरी धारियाँ होती हैं, पेशी के भी परिधि के साथ साथ अनेक जो भी है। तो आप समझ लीजिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दूरी विस्थापन में अंतर है। दूरी विस्थापन में अंतर आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख लीजिए अच्छे से। अगला है चाल और वेग में अंतर। चाल और वेग में अंतर भी समझाया गया, आपको देख लीजिए। फिर अगला समस्थानिक से क्या है, इसका अनुप्रयोग क्या है लिखिए, तो वो भी आपको बताया गया है, पूरा समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा जंतु कोशिका पादप कोशिका में अंतर। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर हम बता। तो ये हमारा जंतु को पादप कोशिका का चित्र है, जंतु कोशिका चित्र है, आप देख लीजिए अच्छे से। ये पादप कोशिका में अंतर और जंतु कोशिका में अंतर, ये द्वितीय नियम देख लीजिए आप न्यूटन का। ये बर्ष चालक क्यों रुकती है, ये आप देख सकते हैं। ओके, थैंक्स ऑल स्टूडेंट्स।